अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 170 और पुष्पिका नंबर 57, इसमें दूसरा पैराग्राफ। ठीक है जी। तो विचार चल रहा है निषेध विभाग। तो कल बताया था जैसा विधि वाक्य होता है जो कि पुरुष को उस इष्ट कर्म में प्रवृत्त कराता है, उस प्रकार एक निषेध वाक्य भी होता है जो कि अनर्थ के लिए कारणीभूत क्रिया से पुरुष को हटाता है, मना करता है, निवृत्त कराता है। ऐसा जो वाक्य उसको बताया था क्या जी? निषेध। अब वो कैसा करता है इसके लिए बताया था कि जिस प्रकार विधि वाक्य क्या करती, प्रेरणा देती है, प्रवर्तना, किंतु स्व के द्वारा विधि वाक्य के द्वारा जो दी हुई प्रेरणा है, प्रवर्तना, उसको संपन्न करने के लिए वो विधि क्या करती है? विधेय अर्थ जो यागादि वो इष्ट का साधन है ये भी बताती है। तभी आदमी उस इष्ट के साधन यागादि कर्म में क्या होता है? प्रवृत्त होता है, तब वो विधि वाक्य सफल होता है। उस प्रकार निषेध वाक्य क्या करता है जी? कर्म जो कि अनर्थ के लिए कारण कर्म है उनसे पुरुष को क्या करता है? हटाता है, निवृत्त कराता है। तो निषेध वाक्य के द्वारा कथित जो निवर्तना उसको संपन्न करने के लिए वो निषेध वाक्य निषेध्य अर्थ जो है उसमें निश्चय कराता है कि यह कैसा है जी? अनर्थ के लिए कारण है। तब आदमी उस कर्म में कलंज भक्षण इत्यादि में क्या प्रवृत्त नहीं होता है, अर्थात उनसे निवृत्त होता है। ये बात कही थी। ठीक है। इस पर पूर्व पक्ष ने शंका की। क्या शंका की थी? कि ननु निषेध वाक्यस्य कथम निवर्तना प्रतिपादकत्वम इति चेत उच्यते। यही है ना शंका हुई थी। पूर्व पक्षी बोल रहा था कि निषेध वाक्य को कथम निवर्तना प्रतिपादकत्वम, अर्थात निवर्तना का प्रतिपादक निषेध वाक्य है, ये कैसा हम समझे, ये कैसा हो सकता है, ये प्रश्न कल उसका बताया था। पूर्व पक्षी का क्या आशय है करके, जैसे उदाहरण बताया था क्या जी? न भक्षयेत, तो न का अर्थ, न का अन्वय कर दिया था किसके साथ? भक्ष धातु का अर्थ जो भक्षण क्रिया उसके साथ न का अर्थ, न के अर्थ का अन्वय कर दिया। तब अर्थ हो गया क्या? न भक्ष, न भक्षण, अर्थात भक्षण का अभाव। और भक्षयेत इसमें जो विधि है, विधिलिंग, वो क्या बताता है? करना चाहिए। तब अर्थ निकल आया था क्या? भक्षणाभाव, करना चाहिए। तो करना चाहिए तो ये तो प्रेरणा ही हुई, प्रवर्तना ही हुई। तब कैसा कह रहे हो तुम कि निषेध वाक्य के द्वारा निवर्तना बताई जा रही है करके? ये क्या थी? सरल सरल उसकी शंका थी। अब उसका उत्तर दे रहे आगे के पंक्ति में, न तावत इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ये पढ़ा है ना हम लोगों ने सब वाक्य, उच्चारण हुआ है ना? आगे देखिए, न तावत सिद्धांति उत्तर दे रहे, न तावत अत्र धात्वर्थस्य नयर्थेन अन्वय। क्यों? अव्यवधानेपि तस्य प्रत्यार्थ भावना उपसर्जनत्वेन
उपस्थिते हे। अब देखिए भाई, सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी तुम्हारा कहना ठीक है क्या कि तुमने न का अन्वय जिसके साथ किया है, धातु के साथ, धातु का अर्थ भक्षण क्रिया, उसके साथ अन्वय किया है, तब तो तुम्हारे कहने के अनुसार ठीक है क्या कि निषेध वाक्य के द्वारा भी प्रवर्तना ही बताई जा रही है, निवर्तना नहीं। किंतु सिद्धांत तो यह है कि निषेध वाक्य के द्वारा निवर्तना ही बताई जाती है। अब तुमने जो अर्थ किया पूर्व पक्ष ने, उसके अनुसार तो हो नहीं रहा है, तो गड़बड़ क्या हो गई? तो सिद्धांती बता रहे पूर्व पक्षी को, अरे पूर्व पक्षी तुमने क्या गड़बड़ कर दी? न का अन्वय धातु अर्थ के साथ किया। न का अन्वय किसके साथ किया? धातु अर्थ। न भक्षयत ने धातु है भक्ष, भक्ष धातु का अर्थ है भक्षण क्रिया, उसके साथ न का क्या किया? अन्वय किया। किंतु न का अन्वय धातु का जो अर्थ उसके साथ हो नहीं सकता। यदि तुम वैसा करेंगे तब तो तुम्हारा ठीक है, किंतु ऐसा हो ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं होगा? धातु अर्थ के साथ भक्षण क्रिया के साथ न का अन्वय नहीं हो सकता है, तो किसके साथ होगा? एक बात। दूसरी बात, धातु का अर्थ जो भक्षण क्रिया उसके साथ न का अन्वय क्यों नहीं होगा? दो प्रश्न समझ में आया? धातु अर्थ के साथ न का अन्वय क्यों नहीं होता है, एक बात हुई। अब यदि धातु अर्थ के साथ न का अन्वय नहीं होता है, क्यों नहीं, उसका उत्तर देना पड़ेगा। तब समझ लीजिए निर्णय हुआ कि धातु अर्थ के साथ भक्षण क्रिया के साथ न का अन्वय नहीं होगा। जब उसके साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा, ये दूसरा प्रश्न। ठीक है, एक एक दे रहे देखिए। न तावत, तावत मतलब प्रथम, पहले तो अत्र नाम अस्मिन उदाहरणे, ठीक है ना जी, न कलंजम भक्षेत इत्यादि में न तावत, तावत अत्र धात्वर्थस्य, धातु का अर्थ कौन? भक्षण क्रिया, धात्वर्थस्य नयर्थेन अन्वयः, न वाक्य के आरंभ का न लगा कि नहीं? क्या अर्थ निकला कि धात्वर्थस्य धातु के अर्थ का नय के अर्थ के साथ अन्वय नहीं है। लगा? बोलेंगे क्यों नहीं है? तो उसका उत्तर दे रहे, अव्यवधाने अपि, यद्यपि न और धातु का अर्थ इनका क्या है? व्यवधान नहीं है, अव्यवधान है, अंतर नहीं है। देखिए ना, न भक्षयेत कलंजम न भक्षयेत, तो न कलंजम भक्षयेत ऐसा वाक्य है, तो अन्वय कर दिया कलंजम न भक्षयेत। न उसके बाद क्या है? फिर भक्ष धातु, फिर उसके बाद है तो प्रत्यय लिंग, फिर तो प्रत्यय की भी दो अर्थ, आख्यातंश और लिंगत्व। समझ में आ रहा है कि नहीं? चित्र समझ में आ रहा है क्या? न भक्षयेत शब्द है, वाक्य है, तो उसमें न, उसके बाद कौन आता है? भक्ष धातु, फिर धातु के बाद आता है प्रत्यय, तो प्रत्यय। उस तो प्रत्यय में भी पुनः दो अंश, आख्यातत्व लिंगत्व। ध्यान दीजिए, अब न के साथ एकदम अव्यवधान किसका है? धातु का, भक्ष। फिर उसके बाद है कौन? तो प्रत्यय। तो प्रत्यय में भी दो अंश, आर्थी भावना, मतलब आख्यातत्व लिंगत्व। आख्यातत्व का अर्थ होता है आर्थी भावना और लिंगत्व का अर्थ होता है शाब्दिक भावना। फिर न का सबसे नजीकता संबंध किसके साथ? धातु अर्थ के साथ, धातु के साथ। फिर उसके बाद आर्थी भावना के साथ, फिर उसके बाद शाब्दिक भावना के साथ, है कि नहीं? अर्थात लिंग के साथ, है कि नहीं? आख्यात भी उसके बाद लिंग। अब प्रश्न यह आता है कि न का अन्वय इन तीनों में से किसके साथ करना है? तो उत्तर है न का अन्वय लिंग के साथ होगा। अब प्रश्न आएगा कि क्यों लिंग के साथ होगा? तो बीच वाले क्यों छोड़ दिए, जो कि अत्यंत समीप है? धातु का अर्थ धातु से अत्यंत समीप है कि नहीं? उसके साथ अन्वय होना चाहिए, उसके साथ नहीं होगा। फिर उसके बाद आर्थी भावना जो आख्यात का अर्थ है कि नहीं? आख्यातत्व, उसके साथ भी नहीं बोल रहे हो, डायरेक्ट कहा गए लिंगत्व के साथ, लिंग के साथ। ऐसा क्यों? ठीक है ना? उत्तर दे रहे देखिए, अव्यवधाने अपि, पुनः पढ़ता हूं।
अत्र न तावत अत्र धात्वर्थस्य नयर्थेन अन्वयः। क्यों? अव्यवधाने अपि, धातु और न इनमें व्यवधान मतलब अंतर न होने पर भी, अव्यवधान शब्द है ना, व्यवधान का अर्थ है अंतर, अव्यवधाने, व्यवधान मतलब अंतर न होने पर भी, तस्य, तस्य शब्द का अर्थ लिखिए धात्वर्थस्य, तस्य मतलब धात्वर्थस्य। आगे क्या है? प्रत्यार्थ भावना उपसर्जनत्वेन उपस्थिते है। लगा पंक्ति? देखिए, प्रत्यय, प्रत्यय कौन? त, प्रत्यय का अर्थ कौन? भावना, है कि नहीं? प्रत्यय का अर्थ क्या है? भावना। प्रत्यय में दो अंश है, दोनों का भी अर्थ क्या है? भावना। प्रत्यय का अर्थ जो भावना, उस भावना में उपसर्जनीभूत है कौन? धातु का अर्थ क्या है जी? उपसर्जनीभूत है, गौण है, विशेषण रूप से है कि नहीं? अतः न का अन्वय धातु अर्थ के साथ हो नहीं सकता। क्यों? एक नियम दे रहे आगे, पंक्ति देखिए पुनः, तस्य प्रत्ययार्थ भावना उपसर्जनत्वेन उपस्थिति, है कि नहीं? तस्य नाम धात्वर्थस्य, धात्वर्थ की उपस्थिति कैसी हो रही है? प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ जो भावना, उस भावना में उपसर्जन रूप से, भावना की दृष्टि से उपसर्जन रूप से उपस्थिति हो रही है। किसकी? धात्वर्थ। इसलिए धात्वर्थ के साथ क्या? धात्वर्थ के साथ न का अन्वय नहीं होगा, उपसर्जन होने का। क्यों? एक नियम है, वो बता रहे आगे। उसके पहले इस पंक्ति के ऊपर एक पंक्ति लिख लेते हैं, लिखेंगे धात्वर्थस्य अव्यवधानेन उपस्थितौ अपि अव्यवधानेन उपस्थितौ अपि उपस्थितौ अपि प्रत्ययार्थ भावनायाम प्रत्ययार्थ भावनायाम उपसर्जनत्वेन प्रत्ययार्थ भावनायाम उपसर्जनत्वेन कौंस में लिखिए विशेषणत्वेन विशेषणत्वेन बराबर गौणत्वेन कौंस बंद गौणत्वेन कौंस बंद। आगे उपस्थितत्वात् उपस्थितत्वात् धात्वर्थेन सह धात्वर्थेन सह नयर्थस्य न अन्वयः न अन्वय पूर्ण विराम। सर्वो ही स्वप्रधानेन सह स्वप्रधानेन सह अन्वेतुम उत्सहते अन्वेतुम उत्सहते पूर्ण विराम। देखिए भाई अर्थ धात्वर्थस्य अव्यवधानेन उपस्थितो अपि, धातु का अर्थ जो है वह नय की दृष्टि से अत्यंत अव्यवधान रूप से क्या है? उपस्थित है, समीप उपस्थित है। ठीक है ना जी? धात्वर्थस्य अव्यवधानेन उपस्थितो अपि, ऐसा होने पर भी प्रत्ययार्थ भावनायाम, प्रत्यय का अर्थ कौन? भावना। उस भावना में उपसर्जनत्वेन उपस्थितत्वात्, उपसर्जन रूप से उपस्थित है कौन? धातु का अर्थ। उपसर्जन रूप से मतलब विशेषण रूप से, गौण रूप से उपस्थित है कौन?
धातु का अर्थ। तो देखिए भाई, भक्षयेत उसमें प्रत्येक अर्थ जो भावना उसके दृष्टि से विशेषण भूत है, उपसर्जनी भूत है, कौन? धातु का अर्थ। इसीलिए उस धातु के अर्थ के साथ न का अन्वय नहीं होगा। बोलेंगे भाई भले उपसर्जन रूप से विशेषण रूप से उपस्थित हो, न के साथ अन्वय क्यों नहीं होगा? तो क्या नियम है वो आगे दे रहे हैं। तो पंक्ति इसको पहले लगा लीजिए। प्रत्यार्थ भावनायाम उपसर्जनत्वेन उपस्थित होने के कारण, विशेषण रूप से गौण रूप से उपस्थित होने के कारण धात्वर्थेन सह धातु के अर्थ के साथ नयर्थस्य, नए शब्द का जो अर्थ निषेध उसका न अन्वय। क्यों? सर्वो ही स्वप्रदान स अन्वेतुम उत्सते, सभी कोई भी कहां पर भी जो प्रदान होता है उसके साथ ही अन्वय होने के लिए, संबंध होने के लिए क्या होता है जी? उत्साहित होता है कि नहीं? व्यवहार में भी ऐसा ही है। समझ लीजिए यहाँ आश्रम में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है ना जी? कोई मुख्य है कि नहीं, और कोई उपसर्जन है, गौण है। अब कोई बाहर का आदमी मेहमान आएगा, फिर यहां पर आने के बाद वो सबसे पहले किसको मिलना चाहेगा? जो क्या मुख्य है, प्रधान है, उसको मिलना चाहेगा, है कि नहीं? उस प्रकार यहां भी होता है, अन्वय होना चाहता है कोई भी, किसके साथ? प्रधान के साथ, ठीक है ना? गौण के साथ नहीं। ये बात हो गई। तो इतनी बात का निर्णय यहां हुआ अभी तक, क्या कि प्रत्येक अर्थ जो भावना उसमें उपसर्जनी भूत है, कौन? धातु का अर्थ। इसलिए न का अन्वय उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि एक नियम होता है। क्या? आगे की पंक्ति देखिए मूल में, न तावदत्र धात्वर्थस्य नयर्थेन अन्वयः अव्यवधानेन अव्यवधाने अपि तस्य प्रत्यार्थ भावना उपसर्जनत्वेन उपस्थिते। हुआ आगे की पंक्ति, न ही अन्योपसर्जनत्वेन उपस्थितम अन्यत्र अन्वेति। इस पंक्ति को उद्धरण चिन्ह में लीजिए, ये नियम है। न ही अन्योपसर्जनत्वेन उपस्थितम अन्यत्र अन्वेति। ठीक है जी, अर्थ समझाता हूं, फिर उसका उदाहरण देंगे। न ही अन्य उपसर्जनत्वेन, ठीक है ना जी? अन्य, जैसे उदाहरण समझ लेते पहले फिर घटाते। जैसे उदाहरण है राजपुरुष शब्द है, क्या जी? राजपुरुष, ठीक है ना? इसमें प्रधान कौन है? राजा क्या पुरुष? पुरुष। पुरुष। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। तत्पुरुष समझ गया कि नहीं? देखिए यहाँ पे बोल रहा है राजपुरुष। पुरुष क्या है? प्रधान है। बोलेंगे प्रधान, पुरुष प्रधान क्यों है? तो उसके लिए भी नियम बताया था, प्रधानता कैसी पहचानना है करके। किसी क्रियापद का उच्चारण करना है, फिर उस क्रियापद क्रिया के साथ जिसका अन्वय होता है वो क्या होता है? प्रधान। जैसे राजपुरुषम आनय, आनयन क्रिया के साथ राजा का अन्वय होता है कि पुरुष का? पुरुष का। इसलिए प्रधान कौन हुआ? पुरुष। और पुरुषवाचक पद पूर्व है का उत्तर है? उत्तर है। और उत्तर पद का है कि नहीं? उत्तर पद का अर्थ जहां प्रधान होता है उस समास को कौन सा कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो राजपुरुष हुआ कि नहीं? अब देखिए, तो राजपुरुषम आनय, यहां पर एक विशेषण है, एक विशेष्य है। तो विशेष्य जो होता है वो प्रधान विशेष्य है। कौन विशेष है यहाँ पर? पुरुष। और विशेषण कौन है? राजा, ठीक है ना? अब आनयन क्रिया का अन्वय विशेषण भूत गौण स्वरूप है कि नहीं, उपसर्जनी भूत जो राजा उसके साथ होगा, क्या मुख्य पुरुष उसके साथ होगा? मुख्य जो पुरुष है उसके साथ क्या होगा? आनयन क्रिया का अन्वय होता है। जो गौण है, जो विशेषण रूप है, उपसर्जन भूत है, ऐसा जो राजा उसके साथ आनयन क्रिया का अन्वय नहीं होता है। ठीक है ना जी? तो क्या नियम हुआ फिर? है कि नहीं? मुख्य के साथ अन्वय होता है, गौण के साथ अन्वय नहीं। यदि गौण के साथ भी अन्वय होने लगेगा तो यहां पर राजपुरुषम आनय, इस वाक्य में पुरुष के बदले किसी ने राजा को ही आना लाना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं। वही नियम दिया यहां पर, न ही
अन्योपसर्जनत्वेन उपस्थितम अन्यत्र अन्वेति, है कि नहीं? अन्य उपसर्जनत्वेन, अन्य जगह उपसर्जन रूप से जो उपस्थित है उसका उसको छोड़कर अन्य जगह अन्यत्र न अन्वेति, उसका अन्वय होता नहीं है। एक वाक्य लिखते इस पर, अन्यम, अन्यम बराबर पुरुषम प्रति, पुरुषम प्रति उपसर्जनी भूतस्य, उपसर्जनी भूतस्य राज्ञः, राज्ञः अर्धविराम, अन्यत्र, अन्यत्र कौंस में लिखिए पुरुष भिन्नार्थे, पुरुष भिन्नार्थे कौंस बंद, आनयन पदार्थे, आनयन पदार्थे न भवति अन्वयः, न भवति अन्वयः। हुआ जी, अर्थ समझेंगे तो मूल में वाक्य में क्या दिया है जी? न ही अन्योपसर्जन, मिला क्या? एक एक शब्द को जोड़ रहे, अन्य, टिप्पणी में क्या लिखा? अन्य, वहां का अन्य, अन्य, यहां पर अन्य कौन लेना है दृष्टांत में? राजपुरुष ही दृष्टांत में अन्य, अन्यम पुरुषम प्रति, अन्य मतलब कौन? पुरुषम प्रति, पुरुष के लिए। उपसर्जनी भूत, भूतस्य राज्ञ, उपसर्जनी भूत कौन है? राज्ञ, राजा, है कि नहीं? पुरुष के प्रति, पुरुष के दृष्टि से उपसर्जनी भूत है कौन? राजा। उस राज्ञ शब्द का, राजा शब्द का अन्वय अन्यत्र, अन्यत्र मतलब पुरुष को छोड़कर अन्य जगह नहीं हो सकता है। कहां होगा? होगा तो पुरुष के साथ ही अन्वय होगा। पुरुष को छोड़कर अन्य अर्थ कौन? आनयन अर्थ, उसके साथ अन्वय नहीं होगा। किसका? राजा का। पंक्ति लगी कि नहीं लगी? क्या लिखा है देखिए, अन्यम, अन्यम का अर्थ लिखा पुरुषम प्रति उपसर्जनी भूतस्य, पुरुष के लिए, पुरुष के दृष्टि से उपसर्जनी भूत कौन? राज्ञ, राजा, उसका, राजा का। अन्यत्र, अन्यत्र मतलब पुरुष को छोड़कर अन्य जगह, है कि नहीं? पुरुष भिन्नार्थे आनयन पदार्थे न भवति अन्वय, अन्वय नहीं होता है। लगाए ना? वो देखिए मूल में, न ही अन्योपसर्जन, अन्योपसर्जनत्वेन, ठीक है ना जी? अन्य के लिए उपसर्जनी भूत जो होता है उसका उपस्थित, अन्य, अन्योपसर्जनत्वेन उपस्थितम, कौन उपस्थित? यहां पर उपसर्जन रूप से राजा, उसका अन्यत्र, अन्यत्र मतलब पुरुष को छोड़कर अन्य जगह, आनयन आदि में, अन्यत्र न अन्वेति, वाक्य के आरंभ का अन्वय अन्वेति के साथ, न अन्वेति, अन्वय नहीं होता है। लगा जी? अन्यथा, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो, इस नियम को नहीं मानेंगे तो, अन्यथा राजपुरुषम आनय इत्यादौ अपि राज्ञः क्रियान्वयापत्ते है कि नहीं? राजपुरुषम आनय, इस वाक्य में, है कि नहीं, राजा का भी क्रिया के साथ, आनयन क्रिया के साथ अन्वय होना चाहिए। होता है क्या? नहीं होता है। लगा ना? इसका मतलब क्या नियम निकला जी? कि जो उपसर्जनी भूत होता है वो, वह जहां पर उपसर्जनी भूत है अर्थात उसका जो विशेष है उसके साथ ही उसका अन्वय होगा, अन्यत्र उसका अन्वय नहीं होगा। अब मूल में, उदाहरण में, कलंजम न भक्षयेत, भक्षण, भक्ष धातु का अर्थ जो भक्षण क्रिया, वो उपसर्जनी भूत है। किसमें? प्रत्यय का अर्थ जो भावना, प्रत्यय का अर्थ जो भावना, उसमें क्या है? उपसर्जनी भूत है कौन? धातु का अर्थ भक्षण, उसका अन्वय हुआ तो किसके साथ होगा? प्रत्ययार्थ के साथ होगा, उसको छोड़कर अन्यत्र नहीं होगा, अर्थात न के साथ अन्वय नहीं होगा। लगा कि नहीं? इसलिए ऊपर की पंक्ति में लिखा ना, न के साथ धातु के अर्थ का अन्वय नहीं होगा, है ना? अब देखिए पूर्व पक्ष ने क्या गड़बड़ की थी? न का अन्वय किसके साथ किया था? धातु अर्थ के साथ किया था। इसीलिए
निषेध वाक्य का अर्थ प्रवर्तना ही निकल आ रहा था, निवर्तना नहीं आ रहा, किंतु उसने गलती की थी। लेकिन अब सिद्धांत क्या बता रहे हैं कि न का अन्वय धातु का अर्थ जो भक्षण क्रिया उसके साथ नहीं होगा, भले वो अव्यवधान है, पास में है, तो भी उसके साथ नहीं होगा। क्यों? कि वो धातु का अर्थ क्या प्रत्ययार्थ भावना में क्या है, उपसर्जनीभूत। प्रत्येक अर्थ जो भावना उसके दृष्टि से क्या है, वो विशेषणीभूत है, उपसर्जनीभूत है। और जो जहां उपसर्जनीभूत होता है वह उसको छोड़कर उसका अन्वय अन्यत्र होता नहीं है। तो भक्षण क्रिया का अन्वय, धातु का अर्थ जो भक्षण क्रिया, उसका अन्वय न के साथ नहीं होगा। फिर न का अन्वय किसके साथ होगा? यदि धातु अर्थ के साथ नहीं होगा तो प्रत्ययार्थ के साथ होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या हुआ, लग रहा है कि नहीं पंक्ति? चलिए पंक्ति देखिए, न ही अन्यत्र न ही अन्योपसर्जनत्वेन उपस्थितम अन्यत्र अन्वेति, मिला? अन्यथा राजपुरुषम आनय इत्यादि राज्ञः राजा का क्रिया के साथ अन्वय होने लगेगा। ऐसा तो होता नहीं है कि नहीं? क्रिया के साथ अन्वय, आनयन क्रिया के साथ अन्वय किसका होता है? पुरुष का होता है, राजा का। यहां पर शब्द आया है अन्यथा, उस पर लिखते थोड़ा। अन्यथा बराबर न ही उपसर्जनम न ही अन्योपसर्जनम, न ही अन्योपसर्जनम अन्येन अन्वेति, अन्येन अन्वेति। उद्धरण चिन्ह में लीजिए इस वाक्य को, न ही, इस वाक्य को, न ही अन्योपसर्जनम अन्येन अन्वेति, इस नियम को, है नहीं? आगे लिखेंगे इति न्यायः अनंगीकारे, इति न्यायः अनंगीकारे राजपुरुषम आनय इत्यत्र, राजपुरुषम आनय इत्यत्र आनयने, आनयने पुरुषः कर्म, पुरुषः कर्म अर्धविराम, पुरुष कर्म आनयनम, पुरुष कर्मक आनयनम इति, पुरुष कर्मक आनयनम इति, इति पूर्णविराम। पुरुष पदार्थस्य, पुरुष पदार्थस्य उपसर्जनम राजा, पुरुष पदार्थस्य उपसर्जनम राजा पूर्णविराम। अन्यम पुरुषम प्रति, अन्यम पुरुषम प्रति उपसर्जनीभूतस्य राज्ञः, उपसर्जनीभूतस्य राज्ञः आनयन पदार्थे, आनयन पदार्थे न भवति अन्वयः, न भवति अन्वयः पूर्णविराम। नियमानंगीकारे, नियम अनंगीकारे, नियमानंगीकारे राज्ञः अपि, राज्ञः अपि आनयन पदार्थे, आनयन पदार्थे अन्वयापत्ति इत्यर्थः, अन्वयापत्ति इत्यर्थः। ठीक है जी, चलिए भाई
समझ लेते हैं। नियम बताया, न ही अन्योपसर्जनम अन्येन अन्वेति, अन्य का जो उपसर्जन होता है उसका अन्वय अन्यत्र नहीं होता है। इति न्याय अनंगीकारे, अन्यथा का अर्थ ऐसा नियम नहीं मानेंगे तो आगे लिख रहे पुरुषम आनयित्यत्र, यहां पर आनयने, आनयन में कर्म कौन है जी? पुरुष। जैसे वाक्य प्रयोग किया, त्वम राजपुरुषम आनय, यहां पर कर्म कौन है? पुरुष। तो वही आनयने पुरुष कर्म, अर्थात वाक्य का अर्थ क्या हुआ फिर? पुरुष कर्मक आनयनम, आनयनम क्या जी? पुरुष कर्म, पुरुष है कर्म जिसका, ऐसा क्या? आनयनम, ठीक है जी, पुरुष कर्मक आनयनम, ये वाक्य का अर्थ हुआ। अब देखिए, पुरुष पदार्थस्य उपसर्जनम राजा, पुरुष पदार्थ में उपसर्जन कौन हुआ? राजा। राजपुरुष, इसमें पुरुष में उपसर्जन कौन है? राजा। अब देखिए, अन्यम पुरुषम प्रति, अन्य शब्द से कौन लेंगे? पुरुष। उस पुरुष के प्रति उपसर्जनी भूतस्य राज्ञ, उपसर्जनी भूत कौन हुआ? राज्ञ। उसका आनयन पदार्थे, लाना रूप क्रिया में न भवति अन्वय, उसका अन्वय होता नहीं है, अर्थात कोई राजा को लाता नहीं है। राज पुरुषम आनय, ये वाक्य सुनने के बाद कोई राजा को लाता नहीं है। किसको लाता है? पुरुष को लाता है, ठीक है ना। न भवति अन्वय किसके साथ? आनयन क्रिया का राजा के साथ अन्वय। अब नियम अनंगीकारे, यदि उस नियम को नहीं मानेंगे तो क्या होना चाहिए फिर? राज्ञ अपि, राजा का भी आनयन पदार्थे, मतलब आनयन क्रिया में क्या होना चाहिए? अन्वय होना। होता है क्या? नहीं होता है। लगा अर्थ? तो क्या नियम निकला फिर? अन्य के प्रति जो उपसर्जनीभूत होता है उसका अन्यत्र अन्वय होता नहीं है। बराबर। यहां पर भक्षयेत तो प्रत्येकार्थ जो भावना, उसके लिए उपसर्जनी भूत कौन? भक्षणार्थ, भक्ष धातु का अर्थ भक्षण क्रिया, तो उपसर्जन भूत कौन हुई? धातु का अर्थ। उसका अन्वय अन्यत्र, अन्य के साथ नहीं होगा, अन्य के साथ, न के साथ नहीं होगा। किसका? भक्ष धातु का अर्थ। पंक्ति लग रही कि नहीं? पुनः देखिए भाई, न भक्षयेत मिला, भक्ष धातु का अर्थ है भक्षण क्रिया, न का अर्थ है नकार निषेध, भक्ष धातु का अर्थ है भक्षण क्रिया, तो प्रत्यय का अर्थ है भावना। बराबर। भावना में उपसर्जनी भूत गौण रूप है कौन? भक्षण क्रिया, जो कि भक्ष धातु का अर्थ है। उस भक्ष धातु का अर्थ जो भक्षण क्रिया उपसर्जनी भूत है, उसका अन्वय हुआ तो किसके साथ होगा? प्रत्यय के साथ, प्रत्यार्थ के साथ होगा, भावना के साथ होगा, उसको छोड़कर अन्यत्र नहीं होगा। अर्थात यहां पर भक्ष धातु का अर्थ भक्षण क्रिया, उसका अन्वय अन्य के साथ, किसके साथ नहीं होगा? न के अर्थ के साथ नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि जो उपसर्जनी भूत होता है उसका अन्यत्र अन्वय होता नहीं है। लगा जी? तो भक्षण धातु का अर्थ न के साथ अन्वय नहीं होगा, जो कि किया था किसने? पूर्व पक्षी ने। इसीलिए उसको ऐसा लग रहा था कि निषेध वाक्य से भी प्रवर्तना ही प्रतीत हो रही है, कहानी वर्तना। लग गया जी अर्थ? अब देखिए मूल में, न ही अन्योपसर्जनत्वेन उपस्थितम अन्यत्र अन्वेति, लगा? अन्यथा राजपुरुषम आनय इत्यादौ अपि राज्ञः क्रियान्वयापत्ते। यहां तक मिला सबको? अब देखिए आगे, अतः प्रत्ययार्थस्य एव नयर्थेन अन्वयः, अतः इसलिए प्रत्ययार्थस्य, प्रत्यय का अर्थ कौन? भावना, प्रत्ययार्थस्य नाम भावना, प्रत्यय का अर्थ क्या है जी? भावना। प्रत्यार्थस्य एव नयर्थेन अन्वय, अर्थात वाक्य में जो न है, न भक्षयेत, न का अर्थ क्या? निषेध, उसका अन्वय किसके साथ होगा? प्रत्यय का अर्थ जो भावना के साथ होगा। न का अन्वय किसके साथ नहीं होगा? धातु का अर्थ जो भक्षण क्रिया, उसके साथ नहीं होगा। क्यों?
वो धातु का अर्थ क्या है? प्रत्ययार्थ में उपसर्जनीभूत है। जो उपसर्जनीभूत होता है उसका अन्यत्र अन्वय होता नहीं है। लगा? इसलिए न के अर्थ का अन्वय, निषेध का अन्वय, न के अर्थ का अन्वय समीप होने पर भी धातु अर्थ के साथ नहीं होगा, अपितु प्रधान भूत जो प्रत्येकार्थ भावना उसके साथ होगा अन्वय। किसका? न के अर्थ का। लगा पंक्ति? चलिए, अतः प्रत्ययार्थ से एव नयर्थेन अन्वय। मिला इतना? अब आगे देखिए, तत्रापि, तत्रापि मतलब प्रत्ययार्थे अपि। तत्रापि प्रत्ययार्थे अपि, प्रत्यय को नहीं यहां पर त है कि नहीं? प्रत्यय का जो अर्थ भावना उसके साथ अन्वय करना है आप। किसका? न का। किंतु प्रत्यय जो है त उसके भी तो दो अर्थ हैं, है कि नहीं? उसमें दो अंश है, आख्यातत्व, लिंगत्व। आख्यातत्व का अर्थ है आर्थी भावना और लिंगत्व का अर्थ है क्या? शाब्दी भावना। अब उन दोनों में से किसके साथ अन्वय होगा? न के अर्थ का, ये प्रश्न। तो किसके साथ होगा जी? शाब्दी भावना के साथ होगा, जो कि लिंग का अर्थ है। किसके साथ नहीं होगा? आर्थी भावना के साथ नहीं होगा। क्यों? वहां पर भी उन दोनों में लिंग का अर्थ जो शाब्दी भावना उसके दृष्टि से उपसर्जनीभूत है। कौन? शाब्दी भावना। क्या जी? लिंग का अर्थ जो शाब्दी भावना उसके दृष्टि से उपसर्जनीभूत है, गौण रूप है। कौन? आर्थी भावना। और यही नियम लागू पड़ेगा फिर, जो उपसर्जनीभूत होता है उसके साथ अन्वय होता नहीं है। तो आर्थी भावना के साथ अन्वय नहीं होगा। किसका? न का। फिर किसके साथ होगा? शाब्दी भावना। क्योंकि जो सबसे मूल प्रदान होता है उसके साथ ही क्या होता है? अन्वय होता है। ठीक है ना जी? चलिए, तत्रापि, मिला पंक्ति? तत्रापि न आख्यातत्वांश वाच्य अर्थ भावनायाः, अर्धविराम। ये इतना ही वाक्य का अर्थ लगा लेना है पहले। हो गए जी? पुनः पढ़ता हूं। तत्रापि न आख्यातत्व अंश, आख्यातत्व अंश वाच्यार्थ भावनायाः। वाक्य कौन पूरा करेगा? इस वाक्य को पूरा कीजिए। तत्रापि आख्यातत्व अंश वाच्यार्थ। आख्यातत्व अंश पता चला, प्रत्यय में आख्यातत्व अंश है कि नहीं? उसका वाच्य कौन? आर्थी भावना, है कि नहीं? अर्थ भावना, अर्थी भावना, अर्थ भावनाया न, शाबाश, अन्वय, है कि नहीं? वाक्य पूरा हुआ। अब देखिए भाई, तत्रापि कैसा पढ़ रहा हूं? देखिए, तत्रापि आख्यातत्वांश वाच्य अर्थ भावनायाः न अन्वय, अन्वय नहीं होगा अर्थ भावना के साथ। किसका? नए अर्थ का, है कि नहीं? वाक्य में जो नए है ना उसके अर्थ का अन्वय जैसा धातु के अर्थ के साथ नहीं हुआ, उस प्रकार आख्यातत्व का अर्थ जो भावना, अर्थी भावना, उसके साथ भी नए अर्थ का अन्वय नहीं होगा। क्यों? उपसर्जनी हो। वही उत्तर दे रहे आगे की पंक्ति में। तस्याहा, मिला? तस्याहा, तस्याहा आर्थी भावनाया, अर्थ भावनाया क्यों? आर्थी भावनाया। ठीक है जी? देखिए भाई, तस्याह, आगे पंक्ति पढ़ता हूं। तस्याह लिंग अंश वाच्य, मिला कि नहीं? लिखना नहीं है, अभी पंक्ति पुस्तक में छपी हुई है। तस्या का अर्थ लिखा ना? तस्या का अर्थ क्या लिखा? आर्थी भावनाया। तस्याह लिंग अंश वाच्य प्रवर्तना,
उपसर्जनत्वेन उपस्थिते है, हो गया ना, उपस्थिते है। कौन उपस्थित हुई, किस रूप से उपस्थित हुई, उपसर्जनत्वेन उपस्थित है, उपसर्जन रूप से उपस्थित है। कौन, तस्याः आरती भावना, आरती भावना की उपस्थिति हो रही किस रूप से, उपसर्जनत्वेन, किसमें, शाब्दी भावना। हाँ, लिंग अंश वाच्य प्रवर्तना, यहां पर प्रवर्तना का अर्थ लिखिए शाब्दी भावना। हो गया ना जी। देखिए भाई, तस्याहा लिंग अंश वाच्य, लिंग अंश का वाच्य जो प्रवर्तन अर्थात शाब्दी भावना, उसमें उपसर्जनत्वेन उपस्थित है, उपसर्जन रूप से उपस्थित है। कौन, आरती भावना। हाँ बराबर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बस ध्यान दीजिए, कोई कठिन बात नहीं है। तो प्रत्यय उसका अर्थ दो, अर्थी भावना, शाब्दी भावना, आख्या तत्वांश को लेकर अर्थी भावना और लिंग त्वांश को लेकर शाब्दी भावना। अब न का अन्वय करना है किसके साथ, ये प्रश्न है। वाक्य क्या है, कलंजम न भक्षयेत। तो भक्षयेत में तीन चीज है, भक्षण क्रिया, अर्थी भावना, शाब्दी भावना। तो ये उत्तर हमको हो गया, न का अन्वय भक्षण क्रिया के साथ नहीं होगा, क्योंकि भक्षण क्रिया प्रत्यार्थ भावना में उपसर्जनीभूत है, इसलिए उसके साथ न का अन्वय नहीं होगा। फिर न धातुअर्थ छूट गया, उसके बाद आगे दूसरा नंबर आया किसका, आर्थी भावना। धातुअर्थ अर्थी भावना, शाब्दी भावना। अब आर्थी भावना के साथ अन्वय होगा कि नहीं होगा, तो उसका उत्तर दे रहे क्या, न का अन्वय आर्थी भावना के साथ भी नहीं होगा, जो कि आख्या तत्व का अर्थ है। बोलेंगे क्यों, यहां क्या उत्तर, वही उत्तर है क्या, कि जैसे धातु का अर्थ उपसर्जनीभूत था भावना में, उस प्रकार यहां पर भी आर्थी भावना भी उपसर्जनीभूत है, किसमें, शाब्दी भावना में, है कि नहीं जी। लिंग का अर्थ जो प्रवर्तना अर्थात शाब्दी भावना, उसमें उपसर्जन रूप से उपस्थित हो रही है। कौन, आर्थी भावना। और जो अन्यत्र उपसर्जन भूत होता है उसका अन्यत्र अन्वय होता नहीं है। इसलिए आख्या तत्व का अर्थ जो आर्थी भावना, वो भी उपसर्जनीभूत होने के कारण उसका अन्वय न के साथ नहीं होगा। अब रहा था, बच गया कौन, केवल शाब्दी भावना। लिंग का अर्थ कौन है, शाब्दी, उसके साथ अन्वय होगा किसका, न का। लगा पंक्ति, देखिए भाई, तस्याः लिंग अंश वाच्य प्रवर्तना उपसर्जनत्वेन, मिला कि नहीं, एक वाक्य लिखते इस पर। शब्द भावनायाम शब्द भावनायाम साध्यत्वेन अन्विता, साध्यत्वेन अन्विता आर्थी भावना। साध्यत्वेन अन्विता आर्थी भावना, अर्धविराम। शब्द भावनोपसर्जनी भूता भवति, शब्द भावनोपसर्जनी भूता, शब्द भावनोपसर्जनी भूता भवति, पूर्णविराम। अतः अतः आर्थी भावनायाम, आर्थी भावनायाम नयर्थस्य अन्वयः, नयर्थस्य अन्वयः न भवति, न भवति, अर्धविराम। नयर्थस्य अन्वय न भवति, अर्धविराम। अपितु लिंगवाच्य शाब्दी भावनायाः,
अपितु लिंगवाच्य शाब्दी भावनायाम, ऐसा लिखिए, शाब्दी भावनायाम अन्वयः नयर्थस्य अन्वयः भवति। लिंगवाच्य शाब्दी भावनायाम नयर्थस्य अन्वयः भवति। अर्धविराम। सर्व प्रधान भूतत्वात्, सर्व प्रधान भूतत्वात् हो गया। अर्थ देखिए भाई, शब्द भावना मतलब वही शाब्दी भावना, शब्द भावनायाम साध्यत्वेन अन्विता अर्थी भावना। शब्द शाब्दी भावना का साध्य कौन है? अर्थी भावना, पीछे हुआ है। शाब्दी भावना का साध्य कौन है? अर्थी भावना। वही साध्यत्वेन अन्विता अर्थी भावना। तो शब्द भावनोपसर्जनी भूता, शब्द भावना की दृष्टि से क्या है? वो उपसर्जनी भूत है। कौन? आर्थी भावना होती। अतः आर्थी भावनायाम, इसलिए आर्थी भावना में, क्योंकि वो क्या है? उपसर्जनी भूत है। आर्थी भावना में नयर्थस्य अन्वयः फिर किसके साथ होगा? अपितु लिंग वाच्य शाब्दी भावनाया, लिंग का वाच्य जो शाब्दी भावना, उसमें ही अन्वय होगा। किसका? नयर्थ का अन्वय होगा। क्यों? सर्व प्रधान भूतत्व, सब में वो प्रधान भूत है। कौन? लिंग का वाच्य शाब्दी भावना। मिला जी? चलिए भाई यार, मूल में लिंगवाच्य, हाँ, तस्याः लिंगवाच्य प्रवर्तना उपसर्जनत्वेन उपस्थितेः। मिला? किंतु लिंग अंशवाच्य शब्द भावनायाः, अर्धविराम, वाक्य को पूरा कीजिए। कौन करता है? किंतु लिंग शब्द वाच्य शब्द भावनायाः अन्वेति भवति, नयर्थस्य अन्वयः भवति। ये वाक्य पूरा हुआ। ठीक है। लिंग का वाच्य जो शब्द भावना, उसके साथ ही नयर्थ का क्या होगा? अन्वय होता है। क्यों? हेतु दे रहे, तस्याः सर्वापेक्षया प्रधानत्वात्। मिला? तस्याः, तस्याः शाबाश, शाब्दी भावनाया, शाब्दी भावना सर्वापेक्षा, सबके दृष्टि से क्या है? वो प्रधान होगा। ठीक है ना? हाँ, तो अन्वय होगा, फिर नए अर्थ का अन्वय होगा। किसके साथ? शाब्दी भावना के साथ होगा। इतना यहां तक आए। देखिए क्या चिंतन हुआ आज, कि नए अर्थ का अन्वय जो पूर्व पक्षी ने धात्वर्थ के साथ किया था, वो गलत है, वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? इसका उत्तर दिया। फिर नए अर्थ का अन्वय धात्वर्थ के साथ नहीं होता है, आख्यात का वाच्य आर्थी भावना के साथ भी नहीं होता है, उसका भी उत्तर दिया क्यों करके नहीं होता है कि नहीं। फिर नए अर्थ का अन्वय किसके साथ होगा? लिंग का वाच्य जो शाब्दी भावना, उसके साथ होगा। क्यों? उसका हेतु भी दे दिया। क्या? सर्वप्रधान। यहां तक आए कि नहीं? हाँ। अब बोलेंगे ठीक है, हाँ, तो वहां भी पहुंचना पड़ेगा। वो क्या था कि निषेध वाक्य, पूर्व पक्ष ने शंका क्या की थी कि निषेध वाक्य के द्वारा भी प्रवर्तन ही दिखाई दे रही है, तो कैसा निवर्तनार्थ कर रहे हो? तो उसको अब उत्तर देना है कि नए अर्थ का अन्वय अब किसके साथ हुआ, ये बता दिया। अब निषेध वाक्य का अर्थ निवर्तना कैसा होता है, इसको बता रहे हैं। ठीक है ना? आगे के पंक्तियों में। ठीक है, आगे का पैराग्राफ पुष्पिका नंबर 58 में लगाएगा ना? लेना है कि नहीं? नहीं? ठीक है, तो समझ लीजिए अर्थ केवल, पंक्ति कल पढ़ेंगे। ठीक है ना? क्या? तो लिंग का वाच्य कौन है? शाब्दी भावना। शाब्दी भावना का मतलब क्या? चाहिए। उसका अर्थ क्या है जी? लिंग का अर्थ क्या है? चाहिए, है कि नहीं? भक्षयेत, यजेत, याग, है कि नहीं? याग करना चाहिए। यज धातु का अर्थ याग, है कि नहीं? और तो प्रत्येक में दो अंश, आर्थी भावना, शाब्दी भावना। आर्थी भावना मतलब करना, है कि नहीं? और शाब्दी भावना मतलब चाहिए। तो यजेत का अर्थ क्या हुआ? याग करना चाहिए,
है कि नहीं? उस प्रकार भक्षये क्या अर्थ होगा? भक्षण करना चाहिए, बराबर। चाहिए ये क्या है? लिंग का अर्थ है, लिंग का अर्थ शाब्दिक भावना वो है वो। अब उसके साथ अन्वय किसका? न का। अब देखिए भक्षण करना चाहिए, न का अन्वय करना है। न का अन्वय भक्षण के साथ करेंगे तो अर्थ क्या निकलता था? भक्षणाभाव करना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा होगा। किंतु न का अन्वय भक्षण के साथ नहीं है, न का अन्वय करना के साथ नहीं है, न का अन्वय चाहिए के साथ है। तो क्या अर्थ होगा फिर? भक्षण करना नहीं चाहिए। न का अन्वय किसके साथ? शाब्दिक भावना चाहिए के साथ। तो अर्थ क्या निकला? भक्षण करना, कलंज का भक्षण करना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब क्या हुई? प्रवर्तना की निवर्तना? निवर्तना। तो निषेध वाक्य का अर्थ निवर्तना हुआ कि नहीं? हो गया। इस बात को बताना है, ठीक है ना? क्योंकि नय का एक स्वभाव होता है, जिसके साथ जुड़ता है ना उसके विरोधी अर्थों को बताता है कि नहीं? तो न का अन्वय यदि भक्षण क्रिया के साथ जोड़ेंगे तो भक्षणाभावार्थ हो रहा था, किंतु न का अन्वय किसके साथ किया? चाहिए के साथ। तो चाहिए इसका जो अर्थ है उसके विरोधी अर्थ को बताएगा, नहीं चाहिए, है कि नहीं? चाहिए का अभाव अर्थात निवर्तना हुई। चाहिए का अर्थ क्या है? प्रवर्तना। चाहिए मतलब क्या? प्रवर्तना। और उसका विरोधी अर्थ क्या हुआ? निवर्तना। तो निवर्तना को बता रहा है फिर कौन? निषेध वाक्य। हो गया जी। बस आगे की पंक्ति कर सकते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।